हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का अंक 12, जिसमें एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट करके आता है और 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और 16 से 30 जून का है 2024 का। और इससे पहले इसी का मैं ना राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल और विविध का अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक वीडियो आ चुका है और ये सेकेंड वीडियो होगा जिसमें करेंट कॉन्सेप्ट करके होगा, जिसमें पेपर का निचोड़ होता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे लिए पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहिए। तो ये करेंट कॉन्सेप्ट उसी तरीके से बनाया हुआ है कि ताकि स्टूडेंट को बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, इससे पहले एडुटेरिया का आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था, जिसमें 17 टेस्ट थे, वो कंप्लीट हो चुका है। मैं प्लेलिस्ट में डाल भी दी हूँ और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स, तो जा करके आप देख सकते हैं। और जुनून टेस्ट सीरीज में 11 तक हो चुका है टेस्ट, तो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का टेस्ट चल रहा है फ्रेंड्स, और खान ग्लोबल स्टडी का, तो उनका भी देख लेंगे। और परम आईएएस का भी टेस्ट हमारा फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 वीडियो आ हैं और टेस्ट नंबर 9 और टेस्ट नंबर 10 हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल के लिए करंट अफेयर में खान ग्लोबल स्टडी और बीपीएससी में करंट अफेयर है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ एडुटेरिया का तो चल ही रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला से। तो वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2024 इसका स्रोत क्या है? तो द हिंदू इसका स्रोत है। और इसमें है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 संस्करण में भारत को 146 देशों में कितने स्थान प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? तो 129 स्थान हमारा है। ठीक है, मुख्य बिंदु इसमें क्या है? तो वर्ष 2024 में सभी 146 देशों की वैश्विक जेंडर गैप स्कोर कितना रहा है? तो 68.5 रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% अंक की सुधार हुई है। इस दर से पूर्णतः समानता पहुंचने में कितना साल लग जाएगा फिर? तो 134 साल लग जाएंगे, जिसमें आइसलैंड 93.5% लगातार कितने हो गए? तो लगातार वो 15 वर्षों में विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। इसके साथ फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन 5वें स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूडान, सबसे अंतिम स्थान पे है, और पाकिस्तान का स्थान कितना है? तो 145 है। ठीक है, और 146 देशों में वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान नीचे आकर वैश्विक 2000 भारत कितना? तो 127वें स्थान पे 2023 में था, और अभी 129वें स्थान पे भारत का प्रदर्शन के बारे में बता रहा है। और विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग क्या होती है? क्योंकि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो जारी किया जाता है उसमें 4 प्रमुख आयाम होते हैं। कौन कौन है? तो राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि और स्वास्थ्य और जीवन रक्षा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाल पोषण रिपोर्ट 2024, इसका स्रोत क्या है? तो द हिंदू है। तो हाल ही में यूनिसेफ ने बाल खाद्य गरीबी रिपोर्ट शीर्षक से बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी किया है। तो बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो यूनिसेफ ने जारी किया है। और यूनिसेफ बाल खाद्य गरीबी को प्रारंभिक बचपन जीवन के पहले 5 वर्ष में पौष्टिक और विविध आहार द्वारा आहार तक पहुँचने और उपयोग करने में बच्चों की असमर्थता के रूप में परिभाषित करता है। मुख्य स्रोत क्या है? तो विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 4 बच्चों में से 1 बच्चे गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही भारत का स्थान क्या है? तो भारत के 40% बच्चे गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर रहा है। कारण क्या है इसका? तो बढ़ती असमानताएं, संघर्ष और जलवायु संकट, साथ ही बढ़ती खाद्य कीमतें, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ की अधिकता, हानिकारक खाद्य विपणन रणनीति और बच्चों को भोजन देने की खराब प्रथाएं। मुख्य सिफारिशें क्या है? तो प्रमुख सिफारिशें में बाल खाद्य गरीबी उन्मूलन को नीतिगत अनिवार्यता के रूप में स्थापित करना, पौष्टिक और स्वास्थ्य भोजन को छोटे बच्चों के लिए सबसे सुलभ, किफ़ायती और वांछनीय विकल्प बनाने के लिए खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाना, CFP के गंभीरता का आकलन करने के लिए डेटा प्रणाली को मजबूत करना है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हाइड्रोन प्रोजेक्ट किसने जारी किया है? तो इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस।
तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। और हाइड्रोन परियोजना का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यह अत्यधिक उन्नत और दूरसंचार क्षमता को सक्षम बनाने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चलाने का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य क्या है, तो हाइड्रोजन का लक्ष्य है अंतरिक्ष में टेराबिट से प्रति सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शन करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से वितरित करेगा। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो दूसरे शब्दों में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। महत्व क्या क्या होगा इसका, तो 2030 तक डेटा की मांग में औसतन 500% की वृद्धि होने का अनुमान है। बढ़ती डेटा आवश्यकताओं की मांग पूरा करने में हाइड्रोन सहायक साबित होगा। ऑप्टिकल संचार प्रौद्योगिकी में पारंपरिक रेडियो आवृत्ति प्रणालियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को कम करने की क्षमता है। ब्रॉडबैंड की कमी वाले दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचने में उपलब्ध कराना। और ESA ने 2027 से 29 के बीच हाइड्रोन के चरणबद्ध प्रक्षेपण की योजना बनाई है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब ये नागास्त्र के बारे में, तो नागास्त्र 1 इसका स्रोत क्या है, तो हिंदुस्तान है। तो भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन के रूप में इकोनॉमी एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड EEL द्वारा डिजाइन किया गया नागास्त्र लोटरिंग म्यूनिशन को एकीकृत किया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है, तो सटीक हमला। यह 2 मीटर के दायरे में GPS निर्देशक परिशुद्धता के साथ दुश्मन के ठिकानों को मार सकता है। स्वदेशी विकास नागास्त्र को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। नेक्स्ट है रक्षा आत्मनिर्भरता। तो ये ड्रोन दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों और घुसपैठियों के खिलाफ सेना की सटीक हमला करने की क्षमता को बढ़ाते हैं तथा इसका लक्ष्य क्या है, तो आयात पर निर्भरता कम करना और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन रेंज। तो ऑपरेशनल रेंज क्या है, तो इस ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर जबकि ऑटोमानस मोड में 30 किलोमीटर है। नोट में क्या है, तो लेटरिंग म्यूनिशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो किसी लक्ष्य के ऊपर चक्कर लगा सकता है और हमला करने के लिए समय का इंतजार कर सकता है, ठीक है। इसे विकसित किसने किया है, तो नागपुर सोलर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड नामक कंपनी ने इस ड्रोन का विकसित किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2024। इसका स्रोत क्या है, तो द इंडियन एक्सप्रेस है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 की रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो वैश्विक उत्पादन। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। ये हमारे देख लीजिएगा, ये उतना खास तो नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो रोजगार के लिए है कि प्राथमिक उत्पादों में कार्यरत लोग इतने हैं, तो ये कुछ नहीं है। हाँ, भारत की स्थिति इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ी मछली उत्पादन देश है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादन है। तो जलीय कृषि अलग होता है फ्रेंड्स, जो चीन के बाद दूसरा है, और मछली में तीसरा स्थान पे। मछली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर तथा इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे है और भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति क्या है, तो सोफिया FAO की प्रमुख रिपोर्ट है जो वैश्विक मत्स्य स्टॉक की स्थिति और स्वास्थ्य के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रुझानों का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इसका स्रोत क्या है, तो द हिंदू है।
तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है, को केंद्र सरकार ने 21 जून को लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। तो ध्यान रखेंगे 21 जून से स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। प्रमुख प्रावधान क्या क्या है इसमें? तो इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल की अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, और ये क्यों किया है फ्रेंड्स? तो ये इसमें क्यों किया है, परियोजना क्या है? तो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षा को कवर करता है। आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2016 से 2023 तक पेपर लीक से कितने, तो 1.5 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। इस अवधि के दौरान 70 से अधिक मामले सामने आए थे। इसके पूर्व केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को संबोधित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था, तो अभी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रूस उत्तर कोरिया समझौता, इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब की हालिया पियोंगयांग यात्रा एक ऐतिहासिक समझौते के साथ संपन्न हुआ है। रूस और उत्तर कोरिया, कौन? तो रूस और उत्तर कोरिया के बीच यदि दोनों में से कोई भी सशस्त्र आक्रमण का सामना करता है तो तत्कालीन सहायता के लिए समझौता हुआ है। संधि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो समझौते के अनुच्छेद कितना है? तो समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार यदि किसी एक पक्ष को किसी एक राज्य या कई राज्यों द्वारा सशस्त्र आक्रमण के कारण युद्ध की स्थिति में डाला जाता है तो दूसरे पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 51 और डीपीआर के उत्तर कोरिया और रूसी संघ के कानून के अनुसार बिना किसी देरी, ध्यान रखिएगा, बिना किसी देरी के अपने पास मौजूद सभी साधनों के साथ सैन्य और अन्य सहायता प्रदान करेगा। यह समझौता 1961 की रूस उत्तर कोरिया मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि को याद दिलाता है। निहितार्थ इसमें क्या है? तो क्षेत्रीय चिंताएं हैं। तो दक्षिण कोरिया और जापान के लिए इस संधि को प्रत्यक्ष खतरा माना जा सकता है। दोनों देश लंबे समय से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य शक्ति को लेकर चिंतित हैं। नेक्स्ट, शक्ति संतुलन। तो इसके जवाब में दक्षिण कोरिया और जापान दोनों संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करेंगे। प्रोत्साहन, तो यह एक समझौता अन्यंत्र भी इसी तरह की साझेदारी को प्रोत्साहन कर सकता है, खासकर ईरान के साथ। नेक्स्ट है चीन की दुविधा। तो यह संधि एशिया में पश्चिम विरोध ताकत को मजबूत करती है। चीन उत्तर कोरिया के साथ रूस के बढ़ते सैन्य सहयोग से सावधान रहेगा, जो प्योंगयांग पर उसके लगभग अन्य भू राजनीतिक प्रभाव को कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसका स्रोत है द हिंदू। तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार भारत को सूचकांक में शामिल 120 में से 63वां स्थान हमारा प्राप्त हुआ है। विगत वर्ष में 67वें स्थान पे था। तो ध्यान रखिए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 63 है और पिछले वर्ष में 67 था। ठीक है, और जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है फ्रेंड्स। मुख्य बिंदु क्या है? तो रैंकिंग में यूरोपीय देश से शीर्ष पे है, जिसमें स्वीडन शीर्ष पे है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। किसमें? तो विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन फर्स्ट पे है। विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य ऊर्जा संरचना में भारत द्वारा की गई प्रगति की सराहना की, जहां नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% हिस्सा है, जिसमें भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और चीन जैसी घनी आबादी वाले देशों सहित भूभरते और विकासशील एशिया ने पिछले दशकों में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक स्कोर कितना है? तो स्कोर में 8% सुधार दिखाया है। 8 देशों में वर्ष 2022 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया है, जिसमें भूटान, कोमोरोस, गेबान, गुआन, मेडागास्कर, यूनिगिनी, पनामा और सूरीनाम शामिल है।
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी कर जाता है। यह न्याय संगत, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए दुनिया भर में संचालित देशों की प्रगति और तैयारियों को ट्रैक करता है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल पर सफल ट्रायल हो गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का, ध्यान के कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर 8 कोच वाली MEMU ट्रेन के सफल ट्रायल रन के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। प्रमुख बिंदु क्या होगा इसका, तो यह चिनाब नदी से 359 मीटर लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो पेरिस के एल्फी टावर की ऊंचाई से लगभग 35 मीटर अधिक है। ठीक है, और ये 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियाती जिलों में बकरवाल और कौरी के बीच में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा इसका, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है और बकरवाल को करौली से जोड़ता है, बीच में है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस पुल की जीवन अवधि 120 वर्ष तथा इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तेज हवा की गति को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। चिनाब नदी, तो चिनाब नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो चिनाब नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में चंद्र और भागर नदियों के संगम से हुआ है। चिनाब नदी का उपयोग बड़े पैमाने पर जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, तो बगलिहाल जल विद्युत परियोजना, सलाल एवं दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, रतले एवं पाकल दूध जल विद्युत संयंत्र और कीरू और किश्तवाड़ जल विद्युत परियोजना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स परियोजना। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 974 किलोमीटर है। जम्मू के पास झेलम नदी से मिलने के बाद चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी सतलुज में मिल जाती है। तो चिनाब नदी कहाँ पे मिलती है फिर, तो ये सतलुज में मिलती है, ना कि सिंधु में, ये भी ध्यान रखिएगा। सहायक नदी कौन है, तो मनियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला आदि है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश संबंध, तो इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण में अपनी रुचि का संकेत दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 और 22 जून 2024 को भारत की यात्रा पर आई थी। मरपूम घोषणा क्या क्या हुआ है, तो इसमें हुआ है बांग्लादेश नागरिकों को इलाज के लिए ई-मेडिकल वीजा की सुविधा देगा। परिवहन सुविधा में तो भारत भूटान सीमा पे गेदे दर्शन से चिलाहाटी हल्दीबाड़ी होते हुए हासीमारा तक डलगांव रेलखंड के माध्यम से मालगाड़ी सेवा। ऊर्जा सहयोग तो कटिहार पार्वतीपुर बोरनगर के बीच 765 केवी उच्च क्षमता वाले इंटर कनेक्शन ग्रिड कनेक्टिविटी। नदी जल बंटवारा तो 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीकरणों के लिए चर्चा शुरू किए गए एक संयुक्त तकनीकी समिति का गठन। आपसी सहमति समय तक सीमा के भीतर भारतीय सहायता से बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन का काम किया जाएगा। राजशाही व कोलकाता के बीच नई ट्रेन, चटगांव और कोलकाता के बीच बस सेवा। नेपाल से 45 मेगावाट बिजली प्राप्त के जरिए बांग्लादेश को प्रदान किया जाएगा। बांग्लादेश भारतीय यूपीआई को अपनाएगा और भारत के सहयोग से बांग्लादेशी सेना को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अमेरिका संसद भवन में दलाई लामा से मिले चीन नाराज, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में कुछ प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों के एक दल ने भारत की धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की, जो चीन ने दलाई लामा को अलगाववादी बताते हुए अमेरिकी सांसद से उससे ना मिलने की अपील की थी। ठीक है,
फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं चीन की नाराजगी का कारण क्या है, ये जान लेते हैं। तो दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म गोलुग संप्रदाय के धर्म गुरु की उपाधि है। मौजूदा दलाई लामा को 14वां दलाई लामा माना जाता है। 1959 में वह चीन शासन के खिलाफ की गई एक बगावत के असफल होने के बाद हिमालय के रास्ते अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए थे। भारत ने उन्हें और कई तिब्बतियों को शरण दिया। उनका मुख्य हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में है मुख्यालय, ध्यान रखेंगे। और भारत सरकार आधिकारिक तौर पे तिब्बत को चीन का हिस्सा ही मानती है। चीन का मानना है कि दलाई लामा कोई विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति हैं जो धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके वजह से उनका बारे में चीन का चिंता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF द्वारा जारी 2024 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार सूचकांक AIPI में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और एकीकृत करने के लिए 174 देशों की तत्परता का मूल्यांकन किया है। मुख्य विशेषता क्या है, तो मूल्यांकन मापदंड क्या क्या होंगे, तो इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र शामिल है, जिसमें डिजिटल अवसंरचना, मानव पूंजी, श्रम बाजार नीति, नवाचार और आर्थिक एकीकरण, और विनियमन और नैतिकता है, ठीक है। नेक्स्ट है देशी वर्गीकरण। तो सूचकांक देशों को 3 समूह में वर्गीकृत किया है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्था AE और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और निम्न आय वाले देश LIC। इसमें है कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन कौन है, तो सिंगापुर, डेनमार्क और USA। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ EM की श्रेणी में रखा गया है, और 174 देशों में भारत का स्थान 72 है। तो ये ध्यान रखेंगे सिर्फ, ठीक है फ्रेंड्स। सरकार की पहल क्या है, तो इंडिया AI मिशन भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI को कारागार बनाने के दृष्टिकोण से सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च में कितना, तो 10,371.92 करोड़ रुपए की बजट परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी है। तो इसका अमाउंट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया AI मिशन का उद्देश्य AI नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक परिस्थितियों तंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट है दूरसंचार अधिनियम 2023, इसका स्रोत है द हिंदू। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 1 to 10 से लेकर 13, 42 से 40, 44, 46, 47, 50 से लेकर 58 और 61 और 62 को लागू करने के लिए राजपत्र की अधिसूची जारी किया है। दूरसंचार अधिनियम क्या है, तो ये दूरसंचार अधिनियम 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933, टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 और अधिकार आधारित दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा पुराने नियामक ढांचे का स्थान लेता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार दूरसंचार गतिविधियों के लिए प्राधिकरण प्रदान करेगी और स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। सरकार के पास सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल से संबंधित निर्दिष्ट आधारों पर संदेशों को रोकने, उनकी निगरानी करने या ब्लॉक करने की शक्ति होगी, ठीक है। विशेषता क्या है, तो इसमें नियमों के उल्लंघन और तथा अपराध के आधार पर 3 साल का जेल तथा 50 लाख रुपए के जुर्माने होंगे। एक पहचान पत्र पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड होने पर 50,000 का जुर्माना होगा। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि एक पहचान पत्र पे आप ज़्यादा सिम कार्ड नहीं लीजिएगा, 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं होनी चाहिए, और अगर होगा तो 50,000 का जुर्माना, और दोबारा यही काम करने पे 2 लाख
2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है विश्व ड्रग्स रिपोर्ट 2024, इसका स्रोत है PIB। तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC ने विश्व मादक पदार्थ दिवस पर रिपोर्ट जारी किया है। 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो 292 मिलियन हो गई है, जो 10 वर्षों में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें है कि नशीली दवाओं का उत्पादन और तस्करी स्थिरता और असमानता को बढ़ा रही है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। कैनबिस सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा बनी हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, तो इसमें मादक पदार्थों की तस्करी पे अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या है, तो नार्कोस समन्वय केंद्र वर्ष 2019 में केंद्रीय और राज्य ड्रग्स कानून प्रवर्तन एजेंसी के बीच बेहतर सामंजस्य और तालमेल के लिए 4 स्तरीय NCOID तंत्र को मजबूत किया गया था। संयुक्त समन्वय समिति JCC का गठन हुआ, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो NCB कैडर का पुनर्गठन, सिम्स पोर्टल, जब्ती नशीले पदार्थ का निपटान, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान और जन जागरूकता अभियान है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प नगरी का दर्जा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। 3 वर्ष पूर्व इसे शिल्प और लोक कला के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क UCCN के हिस्से के रूप में नामित किया गया था, ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु क्या है, तो जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर पहले ही विश्व शिल्प शहरों में मान्यता मिल चुकी है, और अब किसे मिल गया है, तो अब मिल गया श्रीनगर को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कागज की लुदकी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी, कढ़ाई तथा पश्मीना और काली शॉल श्रीनगर की प्रमुख शिल्पी है। महत्व क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, यह मान्यता वैश्विक मंच पे शहर की स्थिति को बढ़ाती है तथा शिल्प के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसमें लाभ क्या होगा, तो आर्थिक लाभ होगा। यह मान्यता पर्यटकों, निवेशकों और प्रामाणिक शिल्पों में रुचि रखने वाले ग्राहकों को आकर्षित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, तो ध्यान रखेंगे। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 द इकोनॉमिक्स टाइम्स है, इसका स्रोत है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा विश्व निवेश 2024 प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट की मुख्य बिंदु क्या है, तो वैश्विक संदर्भ, आर्थिक मंदी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश FDI 2% से घटकर $1.3 ट्रिलियन हो गया है। विकासशील देशों FDI प्रवाह 7% से गिरकर 867 बिलियन हो गया है। शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी गिरावट कहाँ हुई है फ्रेंड्स, तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका और भारत में भी दर्ज किया गया है। भारतीय संदर्भ में देख लेते हैं। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2022 में कितना था, तो $49.3 अरब से घटकर 2023 में $28.1 अरब की संभावना है। भारत 2023 में विश्व निवेश रैंकिंग में 7 पायदान से नीचे खिसक कर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व निवेश रैंकिंग में भारत का स्थान 15वां हो गया है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। RBI के अनुसार भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तीय वर्ष 2023-24 में 62.14 से घटकर $10.6 बिलियन रह गया है, जो पिछले वर्ष 28 बिलियन था। ठीक है। नेक्स्ट विश्व निवेश रिपोर्ट, तो यह विश्व भर में क्षेत्रीय और देशीय स्तर पर FDI के रुझानों और विकास में इसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, तो यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है, तो ये ध्यान रखिएगा। और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और कुल सदस्य कितने हैं, तो 195 है। नेक्स्ट, डाकघर अधिनियम 2023, इसका स्रोत है PIB।
ठीक है फ्रेंड्स। तो डाकघर अधिनियम 2023 का कार्यान्वयन 28 जून 2024 से प्रभावी होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 कौन था 1898 को रद्द करना और भारत में डाकघरों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना था। मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रीय सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर पहुंचाने के लिए 1 साल विधायी ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम व्यवसाय करने में आसानी और जीवन यापन में आसानी बढ़ाने के लिए पत्रों के संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त कर देता है। अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। यह वस्तुओं के पता के पहचानकर्ता और पोस्ट कोड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित केंद्र हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है। डाक सेवा संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि डाक सेवा कहाँ आता है, तो संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विश्व का पहला एशियन किंग कल्चर संरक्षण केंद्र, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गीधों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गीधों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और मुख्य बिंदु क्या है, तो इसका नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। नाम भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये यूपी में है। यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा और जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्तप्राय सूची में दर्ज है। एशियाई किंग गिद्ध क्या कौन है, तो एशियाई राजा गिद्ध को लाल सिर वाले गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह गिद्ध पूरे भारत में पाए जाते हैं। हालांकि एशियन किंग गिद्ध आवासों के नष्ट होने और घरेलू पशुओं में डाइक्लोरोफेनॉम दवा के अत्यधिक उपयोग के कारण खतरे में है। संरक्षण स्थिति, तो IUCN रेड लिस्ट गंभीर रूप से संकटग्रस्त में है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में है और संरक्षण केंद्र का लक्ष्य गीदों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, उनकी आबादी को बढ़ाना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024, इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट AIU ने वैश्विक स्तर पर 173 शहरों का मूल्यांकन करते हुए अपना ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स प्रकाशित किया है। तो कौन प्रकाशित करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट करता है ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स प्रकाशित, तो ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो 173 शहरों में समग्र लिविलिटी स्कोर में मामूली सुधार हुआ है और औसत स्कोर 100 में से 76.1 तक बढ़ गया है। ये जो दुनिया भर में शहरी निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में मामूली वृद्धि दर्शाता है। ठीक है। लगातार तीसरे वर्ष के लिए वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और कोपेनहेगन डेनमार्क में द्वितीय स्थान और ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में तृतीय स्थान में है। तो पहला स्थान कौन, तो वियना, और दूसरा है कोपेनहेगन और तीसरा हो गया ज्यूरिख। ध्यान रखेंगे, जो कोपेनहेगन डेनमार्क में है, वियना और ज्यूरिख कहाँ, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय शहरी। तो रिपोर्ट में 5 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 141वें स्थान पे है। सबसे कम रहने योग्य शहर मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्वी उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति शिखर सम्मेलन, ये ध्यान रखिएगा। सोर्स है क्या, तो द हिंदू इसका सोर्स है। तो स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की आशा के साथ संपन्न हुआ है। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु क्या है, तो शिखर सम्मेलन में 80 से अधिक देशों ने भाग लिया और शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति पर समर्थन किया है। यह दस्तावेज रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक सहमति और सिफारिशों के रेखांकित किए हैं करता है। यह घोषणा में सभी युद्धबंदियों की रिहाई के साथ सभी निर्वासित एवं अवैध रूप से विस्थापित यूक्रेनी बच्चे एवं नागरिकों के पुण्य वापसी
पर बल देता है। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको और यूएई ने विज्ञापति पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन नहीं किया। भारत नहीं किया है। चीन ने इस सम्मेलन में आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का रुख क्या है? तो भारत ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया लेकिन अंतिम दस्तावेज पर समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। भारत का रूस इस विश्वास पर आधारित है। भारत का रुख इस विश्वास पर आधारित है कि किसी भी शांति प्रस्ताव को टिकाऊ होने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को स्वीकार होना चाहिए। नेक्स्ट है, अमेरिका ने केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। न्यूज ऑन एयर स्रोत है इसका। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई ने केन्या को अपने गैर प्रमुख नाटो सहयोगी नामित किया है। ध्यान रखेंगे। और प्रमुख बिंदु क्या है? तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है जो विदेशी भागीदारी को रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में कुछ लाभ प्रदान करता है। MNNA का दर्जा सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह नामित देशों के लिए किसी भी सुरक्षा प्रतिबंध को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट है नाटो के बारे में जान लेते हैं। तो 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा गठित एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 सदस्य देश है। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसका भूभाग हिंद महासागर के निचली तटीय मैदान में स्थित है। UN हैबिटेट का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। ये भी ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है। नेक्स्ट है वनाग्नि का पता लगाने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली। तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए पहली उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली शुरू किया है। मुख्य विशेषता क्या है इसका? तो इस प्रणाली में 15 किलोमीटर की दृश्य सीमा वाला उच्च रिजोल्यूशन कैमरा है जो बाघ रिजर्व के 350 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। 15 वाणिज्य उपग्रह सेवाओं को प्रणालियों में एकीकृत किया गया है जो 3 मिनट के भीतर जंगल की आग की वास्तविक समय चेतावनी प्रदान करती है। पेंच टाइगर रिजर्व, तो यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित है। इसका नाम पेंच नदी के नाम पे रखा गया है जो रिजर्व से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऐसा माना जाता है कि रिजर्व के आसपास का क्षेत्र रुआर्ड कीपलिंग की प्रसिद्ध कृति द जंगल बुक के लिए वास्तविक प्रेरणा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट है बिहार की विशेष राज्य दर्जा की मांग। इसका द हिंदू इसका स्रोत है, तो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बिहार ने केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की राज्य की लंबी समय से चली आ रही मांग को दोहराया है, जिससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व की मात्रा में वृद्धि होगी। बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले साल के अंत में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया था। नेक्स्ट है विशेष श्रेणी का दर्जा। तो विशेष श्रेणी का दर्जा 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 1969 में शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, विशेष राज्य का दर्जा। और इसका उद्देश्य उन राज्यों की सहायता करना था जो अपनी भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति से दृष्टि से वंचित है ताकि वो अन्य अधिक विकसित भारतीय राज्यों के बराबर स्थिति सुधार सके। पहाड़ी भूभाग और बड़ी जनजातीय आबादी जैसे मापदंड किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा बनाने के लिए हकदार बना सकता है। जिस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा वह केंद्र से अधिक धनराशि प्राप्त करने में सक्षम होगा तथा विभिन्न कर संबंधी रियायतों का भी आनंद ले सकता है। उदाहरण स्वरूप विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य केंद्र सरकार का द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% धनराशि प्राप्त करता है, जबकि अन्य राज्यों को केंद्र से केवल 60% से 80% तक ही धनराशि प्राप्त होती है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत 6 अन्य राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। इस प्रकार 28 राज्यों में 11 या 1/3 राज्य
राज्य ज़्यादा 1/3 से ज़्यादा राज्य पहले से ही विशेष श्रेणी में दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। बिहार की विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों मांग रहा है, इसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि इसके मेंस में भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में। तो बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवार के कल्याण के लिए 5 वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी। राज्य की लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो कितने कर रहे हैं फ्रेंड्स? तो 1/3 प्रति व्यक्ति आय। तो बिहार की वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है फ्रेंड्स? तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा। तो 59,637 रुपया का अनुमान लगाया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से न्यू डाटा है, जो देश में सबसे कम है और राज्य के कई मानव विकास संकेतन में भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। विभाजन, तो राज्य के विभाजन के कारण उद्योगों का झारखंड में स्थानांतरित हो जाने के से बिहार का राजस्व तथा रोजगार सृजन क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। तो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संसाधनों की कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता ने राज्य की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित किया है। बुनियादी ढांचों का अभाव, तो 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को सबसे कम विकसित श्रेणी में रखा था। नेक्स्ट चुनौतियां क्या क्या है? तो केंद्र सरकार का प्रतिरोध। एग्जाम में अगर मेंस देंगे ना तो उसमें चुनौतियां और उसका विशेषताएं और ये सब निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखना पड़ता है फिर, तो ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार का प्रतिरोध, केंद्र सरकार केंद्र पर बढ़ते वित्तीय बोझ के कारण विशेष दर्जा देने में अनिच्छुक है। राज्यों में प्रतिस्पर्धा, तो केंद्र को यह डर है कि कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से अन्य राज्य भी केंद्र से यही मांग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और कर हस्तांतरण में विधि, तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों को कर का हस्तांतरण कुल विभाजन पुल के 32% से बढ़कर 42 कर दिया गया है, जिसमें विशेष दर्ज का औचित्य कम हो गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार, इसके बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है। इसका स्रोत है द हिंदू। तो 2024 के लोकसभा चुनावों तक भारत में 21 साल तक गठबंधन सरकार रही थी। फीच वित्तीय एजेंसी के अनुसार गठबंधन की राजनीति और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए कमजोर जनादेश के कारण सुधार एजेंडे के ज़्यादा महत्वाकांक्षी हिस्सों पर कानून पारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें गठबंधन सरकार। तो गठबंधन सरकार जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकारों में नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दलों के बीच बातचीत और समझौतों का शामिल होता है। नीतिगत रियायतों और पारदर्शिता, तो गठबंधन सरकारों में प्रतिस्पर्धित विचार और नीतिगत समझौते शामिल होते हैं जो अक्सर सार्वजनिक सौदेबाजी के कारण प्रदर्शित तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है उसके पास नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है जो उसे प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद कर सकती है। गठबंधन के भीतर बातचीत से आमूलचूल परिवर्तन तो कम होता है, लेकिन नीतिगत स्थिरता अधिक होती है जिससे दीर्घकालीन निवेश में सुविधा होगी। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और प्रगति विभिन्न गठबंधन और अल्पमत सरकारों के अधीन हुई है। गठबंधन सरकार से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या होगी, एग्जाम में आपको मेंस में पॉलिटी में आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो नीति वार्ता और अस्थिरता, तो गठबंधन सरकारों को बातचीत और समझौता करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप कई वीटो बिंदु हो सकते हैं और निर्णय लेने में देरी हो सकती है। अधिक पारदर्शिता होने के बावजूद गठबंधन सरकारों को विविध दृष्टिकोण के कारण नीति निर्माण में अशांति का अनुभव हो सकता है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, तो गठबंधन सरकार और नीति निर्माण में राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाती है और जो अधिक सूचित प्रक्रिया का प्रतिबंधित करती है। केंद्र और राज्य के बीच करों के विभाजन को लेकर समस्याएं, विशेषकर जीएसटी और विशेष उपकरण के लागू होने के बाद आर्थिक दृष्टि और निर्माण, तो गठबंधन सहयोगी आमतौर पर आर्थिक सुधारों का समर्थन करते हैं लेकिन निर्णय लेने की गति और शैली में उत्पन्न हो सकता है।
नेक्स्ट है संघवाद और केंद्रीकरण। तो निर्णय लेने के बढ़ते केंद्रीकरण और सामाजिक कल्याण लाभों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण के कारण सहकारी संघवादों के वादों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दलीय सरकार और गठबंधन सरकार में तुलना। तो एक दल की सरकार कई दलों के बीच लंबी बातचीत और आम सहमति बनाने की आवश्यकता के बिना तेजी से निर्णय ले सकती है, जैसे माल और सेवा कर जीएसटी कर लिया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक दलीय सरकार विपक्षी दलों, क्षेत्रीय हितों और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया को दरकिनार कर सकती है, जिससे नीतियों के लिए व्यापक समर्थन की कमी हो सकती है, जैसे 2020 में पेश की गई कृषि कानून या मुद्रीकरण। एक दलीय सरकार को सत्ता में केंद्रीकरण और संस्थागत तंत्र को कमजोर करता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि दलीय सरकार क्या कर देता है, तो केंद्रीय और संस्थागत तंत्र को कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट है G7 और भारत, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में 50वां G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है, जिसमें भारत ने एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया है। यह प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, G7 का कहाँ हुआ है, तो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है और ये अपुलिया इटली में हुआ है, ध्यान रखेंगे। और भारत ने इसे आउटरीच देश के रूप में भाग लिया है और प्रधानमंत्री का तृतीय कार्यकाल में ये पहला दौरा है। नेक्स्ट है 50वें G7 शिखर सम्मेलन में संबंधित मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो वैश्विक दक्षिण। तो G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा, जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, वैश्विक दक्षिण पर शिखर सम्मेलन के फोकस के साथ संरेखित करना है। रूस यूक्रेन संघर्ष। तो मुख्य चर्चा वैश्विक संघर्षों विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष पर केंद्रित थी। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका और यूक्रेन ने 10 साल के सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन को वित्तीय सहायता। G7 नेताओं ने यूक्रेन के लिए $50 बिलियन के ऋण पैकेज पर सहमति व्यक्त की, जिसमें रूस की जमी हुई केंद्रीय बैंक परिसंपत्तियों पर ब्याज को स्पर्शित रूप से उपयोग किया है। इजराइल गाजा संघर्ष। तो G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में इजराइल गाजा संघर्ष को संबोधित किया गया। इसमें तत्कालीन युद्ध विराम, मानवीय सहायता में वृद्धि तथा इजराइल और गाजा दोनों देशों की सुरक्षा सुनिश्चित हेतु एक व्यापक शांति समझौते शामिल होगा। आर्थिक सुरक्षा क्या है, तो G7 व्यापार सुविधा संगठन निर्माण और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करके भारत प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक हिस्सों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपुलिया खाद्य प्रणाली क्या है, तो G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया है। यह पहल खाद्य सुरक्षा और पोषण में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के प्रयास को तेज करेगा। वैश्विक अवसंरचना निवेश हेतु साझेदार 2027 तक PGI के माध्यम से $600 बिलियन तक जुटाना है। जलवायु परिवर्तन। तो G7 को अपनाने 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, जिसमें 40 से 42% की तुलना में 19 से 33% तक कटौती की जाएगी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो उन्नत AI प्रणाली विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के कार्यान्वयन को समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई है। G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट के बाद फ्रांस, पश्चिम अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान के वित्तीय मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक थी। प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था और इसके सदस्य देश कौन कौन है, सदस्य देश याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका कोई अस्थायी प्रशासनिक ढांचा नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका बिजनेस स्टैंडर्ड इसका स्रोत है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए हैं। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थिति क्या है, तो राजगीर में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय NU नालंदा के प्राचीन खंडरों
के स्थल के करीब स्थित है। कैंपस है तो नए परिसर में 2 शैक्षणिक भवन है, जिसमें 40 कक्षाएं हैं, जिसमें लगभग 1900 छात्र पढ़ते हैं। इसमें 2 सभाएं भी हैं और ये सब जानकर जरूरी नहीं है। फिर जीरो नेट हरित परिसर इसके है, तो यह परिसर एक जीरो नेट ग्रीन परिसर है। यह सौर ऊर्जा, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए एक जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकायों और कई अन्य पर्यावरण अनुकूलन सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर होगी। अधिनियम एवं विकास, तो इसकी स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम NU की स्थापना के लिए द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन फिलीपींस 2007 में और चतुर्थ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन थाईलैंड 2009 में लिए गए निर्णयों को लागू करने का आधार प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में संसद द्वारा पारित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो भारत के साथ साथ ही विश्व के 17 देश इसमें भाग ले रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भूटान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया आदि हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो विश्वविद्यालय का उद्देश्य बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में ऐतिहासिक नालंदा के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। तो गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त, ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त शक्रादित्य ने 5वीं शताब्दी में प्रारंभ 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो एक एग्जाम में बहुत बार पूछता भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो कुमार गुप्त ने किए हैं। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जो 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला है। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वान को अपने परिसर में आकर्षण किया था। वहाँ चिकित्सक, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, धर्म, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दार्शनिक जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। 1193 कब, तो 1193 में तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया है। तो ये हिस्ट्री में पूछता है, फिर ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किसने किया है, तो बख्तियार खिलजी ने। कब, तो 1193 में। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षण फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय की पुनः खोला गया था और 1861 में सर एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचान किया गया है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के 65% आरक्षण नियम को किया खारिज। तो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण दोनों का इसका है स्रोत है। तो हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। मुख्य बिंदु क्या था, तो मुख्य बिंदु एवं उच्च न्यायालय का प्रमुख फैसला क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 20 जून को बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तता को आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधित अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को संविधान के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत असमानता के खंडन को उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा जिस जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया गया था उसे पता चलता है कि पिछड़े समुदाय को आरक्षण और योग्यताओं के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। कुल कितनी है, तो इतने इसके बारे में जानने जरूरी नहीं है। आरक्षण 50% से बढ़ने के लिए कई मुद्दों को ध्यान में रखने की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं कराया। 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाना संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। राज्य का तर्क क्या है, तो जाति सर्वेक्षण में
बात सामने आई है कि एससी एसटी और सहित पिछड़े वर्ग को और अधिक आरक्षण की जरूरत है। इन वर्गों के उत्थान के लिए एक कदम उठाना सरकार का दायित्व भी है। पृष्ठभूमि क्या है, तो जून 2022 में जातीय सर्वेक्षण कराने की सूचना की घोषणा की गई थी। 7 से 21 जनवरी 2023 के बीच जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण संपन्न हुआ। सर्वे का दूसरा चरण 16 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। 2 अक्टूबर 2023 को सर्वे की पहली रिपोर्ट जारी हुई और 9 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। 21 नवंबर 2023 को इसे लागू किया गया। 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने इसे नई आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया। 50% सीलिंग की आलोचना, तो मनमानी सीलिंग है। आलोचकों का तर्क है कि 50% आरक्षण सीमा की मनमानी है। विधायिका द्वारा इस सीमा को पार करने के प्रयासों के बावजूद न्यायालयों ने लगातार 50% की सीमा को बनाए रखा है। सामाजिक न्याय, तो समाज के सबसे निचले पायदान पे दशकों से खड़े तबके को बराबरी का हक दिलाने के संबंध में सकारात्मक निर्णय ले सकती है। मजबूत लोकतंत्र, गरीब और दलित वर्ग जो समाज की मुख्यधारा से कटे हुए हैं तथा वे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि में पिछड़े, इन्हें समान अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष, तो स्रोत है द हिंदू। तो हाल ही में राष्ट्रपति ने 7 बार के सांसद रही सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो भर्तृहरि महताब हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और प्रोटेम स्पीकर, तो संविधान के अनुच्छेद 94, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किसके तहत किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 94 में प्रावधान है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के विघटन के बाद या उसकी पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 94A में है कि संविधान प्रावधान है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। यह स्थिति तब होगी जब नई लोकसभा की पहली बैठक शुरू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रोटेम स्पीकर कब होता है, तो जब नई लोकसभा की बैठक शुरू होती है, उसमें पहली बार होता है। और राष्ट्रपति इस प्रावधान के तहत पूर्णकालिक अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम शब्द का अर्थ अस्थायी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटेम शब्द संविधान या लोकतंत्र के नियमों में नहीं ही मिलता है, बल्कि यह पारंपरिक शब्द है जिसका उल्लेख संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली संबंधी पुस्तिका में मिलता है। नेक्स्ट, परंपरा के अनुसार लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को सरकार द्वारा चुना जाता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जिससे क्या, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है प्रोटेम स्पीकर का, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अस्थायी अध्यक्ष सांसदों को पद की शपथ दिलाता है तथा पूर्णकालिक अध्यक्ष को चुनाव की अध्यक्षता भी करता है। नेक्स्ट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, तो संविधान के अनुच्छेद 93, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद, तो संविधान का अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित प्रावधान है। अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर होता है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। उपसभापति का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्पीकर होते हैं ना, जो अध्यक्ष होते हैं, उसको राष्ट्रपति की निर्धारित तिथि पे होता है, जबकि उपसभापति का चुनाव अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित तिथि पे होता है। तो दोनों को ना थोड़ा सा माइनर मिस्टेक में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का संचालन करते हैं। अध्यक्ष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, जिस पर राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है। दल बदल के कारण 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सांसदों को अयोग्यता पर निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही लिया जाता है। लोकसभा के नियमों के अनुसार अध्यक्ष को प्रस्तुत विधेयक को स्थायी समितियों को भेजने तथा गंभीर अव्यवस्था के कारण सदस्यों को अधिकतम 5 दिन, कितना, तो 5 दिन के लिए निलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
इसकी चिंताएं क्या क्या है फ्रेंड्स, तो समितियों को विधेयक भेजने का दर 2009 से 2014 के बीच के दौरान 71% से घटकर 2019 से 24 के बीच 16% हो गई है। 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों को बड़े पैमाने पर निलंबित किया गया था, किंतु गठबंधन सरकार की वापसी के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि अध्यक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को जांच के लिए अस्थायी समितियों को भेजेंगे। नई परंपराएं क्या है, तो विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने की परंपरा 1951 में हुई थी। इसके बाद 16वीं लोकसभा तक यह क्रम चलता रहा है। 17वीं लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार परियोजना, इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो ग्रेट निकोबार परियोजना, तो नीति आयोग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का समग्र विकास नामक 72,000 करोड़ रुपए की योजना का अनावरण किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डा, एक विद्युत संयंत्र और एक ट्रांसिट का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना का क्रियान्वयन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम नामक एक सरकारी उपक्रम द्वारा किया जाएगा। परियोजना का महत्व क्या है, तो प्रस्तावित बंदरगाह ग्रेट निकोबार को कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख घटक बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्र अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा। प्रस्तावित हवाई अड्डा समुद्री सेवाओं के विकास में सहायता करेगा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को उत्कृष्ट प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करने तथा सतत पर्यटन गतिविधियों में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगा। आलोचना, तो इस विशाल परियोजना की परिस्थिति की लागत तथा जनजातीय अधिकारों को संभावित उल्लंघन के कारण भारी आलोचना की गई है। स्वदेशी जनजातियों पर प्रभाव, तो प्रस्तावित बुनियादी ढांचों की उन्नयन से सोपेन जनजाति और उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पारिस्थितिकीय प्रभाव, तो इस परियोजना से लगभग 10 लाख पेड़ के काटने से द्वीप की परिस्थितियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बंदरगाह विकास के कारण प्रवाल भित्तियों के विनाश से स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ने की आशंका है। भूकंपीय भेद्यता, तो प्रस्तावित बंदरगाह एक भूकंपीय रूप से अस्थिर क्षेत्र में स्थित है, जिसमें 2004 की सुनामी के दौरान लगभग 15 फीट की अस्थायी गिरावट का अनुभव किया गया है। जलीय जीवों के संकट, तो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल गैलीथिया बे में विकसित किए जाने की उम्मीद है, जो विशाल कछुए के लिए दुनिया की सबसे बड़े शिकार स्थलों में से एक है। यह प्रजाति और निकोबार मोगापोड दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। ग्रेट निकोबार, तो यह भारत की सबसे दक्षिणतम छोर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। पर्यावरण, तो पहाड़ी हरे भरे वर्षावनों से आच्छादित लगभग 350 mm वार्षिक वर्षा है। जैव विविधता, तो यहाँ अनेक लुप्तप्राय और स्थानिकी प्रजातियों पाई जाती है, जिसमें विशाल चमड़े वाले कछुआ, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रेक और मकाक आदि पाए जाते हैं। स्वदेशी समुदाय क्या है, तो स्वदेशी समुदाय में सोम्पेन जनजाति लगभग 50 से 250 जनसंख्या है। ये मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक हैं, जिन्हें PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निकोबार समुदाय, तो 2 समूह ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार खेती और मछली पकड़ने का काम करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खत्म हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है ये वीडियो। और इससे पहले इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम में ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ फ्रेंड्स। पहला वीडियो उसमें आ गया था, सेकेंड वीडियो ये आ चुका है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर सकती हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।